टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर हरिद्वार से है। जैन समाज के संगठन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीतो ने उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया है। हरिद्वार के उद्योगपति और समाज सेवी संदीप जैन को उत्तराखंड चैप्टर का अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही हरिद्वार के निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में जीतो ने उत्तराखंड में बनाए गए सभी पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने शपथ दिलाई गई है। जीतो उत्तराखंड के अध्यक्ष संदीप जैन ने कहा कि संगठन जैन समाज के साथ साथ अन्य वर्गों के विकास के लिए भी काम करता है। उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। सरकार का सहयोग देने के लिए हर तरह का प्रयास जीतो की ओर से किया जाएगा। जीतो एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि जैन से जुड़ी है, लेकिन ये पूरे समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार की भी सेवा हो। ये एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कि वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है और देश के अंदर इसकी बहुत सारी चैप्टर्स हैं। जो आज एक नया चैप्टर खुल रहा है श्री रमन जी के माध्यम से। आज मुझे इसकी दायित्व मिला है एज ए चेयरमैन के भी मैं यहाँ पे इसका कार्य करूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे कार्य होने। सबसे पहला तो है समाज को जोड़ना, समाज का उत्थान, गरीब लोगोों के लिए रोजगार। जो भी हमारे साथी हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएँ कि जिससे कि उनका कार्य हो और वो आगे बढ़ पाएँ। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ पे बहुत सारे जैन्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई ना कोई आवश्यकता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे इस प्रकार के कार्य करते रहें। उत्तराखंड हम लोग जब जीतो की जो एक सेवा है, जो हम सेवा, शिक्षा और आर्थिक शुद्धता के ऊपर हम लोग ये कार्य करते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे जो चैप्टर चैप्टर जैसे जैसे खुलते हैं, एक बिजनेस की नेटवर्किंग कैसे होए, कैसे एक दूसरे का ग्रोथ बढ़े, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता है कि किसका क्या व्यापार है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जैनों के लिए संस्था है, इसमें हर एक लोगों का बेनिफिट होता है। उत्तराखंड चैप्टर का लॉन्च हुआ है जिसमें हमारी एक लेडीज़ विंग है जिसके अंतर्गत हम लेडीज़ को और जो हमारी महिलाएं उनको सशक्त करेंगे और समाज को भी सशक्त करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जीतो के प्लेटफॉर्म पे आके सभी महिलाओं का, समाज का उत्थान करेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आज काशीपुर में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के आयोजन में उपस्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट की जस्टिस आलोक मेहरा और साथ ही अन्य कोर्ट के जस्टिस ने शिरकत करते हुए मंच के माध्यम से खेल के प्रति अपनी यादों को साझा किया। जिसके बाद आज के शुभारंभ मैच में काशीपुर बार की लीगल लाइन्स और देहरादून बार की लीगल विंग्स के मैच का चीफ जस्टिस द्वारा उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और जीत की शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक मेहरा ने कहा कि काशीपुर के लिए गौरव की बात है कि हर साल होने वाले इस भव्य आयोजन की मेजबानी इस बार ऐतिहासिक काशीपुर में होने जा रही है और साथ ही आपको बता दें मेरी ओर से भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ ही आशा है वह शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत हुई थी देहरादून से 2005 में और क्योंकि अधिवक्ताओं का जो ये व्यवसाय है बहुत ही अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, उसको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो उन लोगों ने विचार किया कि भाई कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए और साल के अंत में एक इस तरह का कोई क्रिकेट टूर्नामेंट वकीलों के बीच में किया जाए। तो ये 2005 में शुरू हुआ आयोजन आज 2025 में 54 टीम्स के साथ एक भव्य आयोजन बन गया है और काशीपुर को ये जिम्मेदारी मिली है। 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूं और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं
विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और इसकी सफल जसपुर के एक बैंक्वेट हॉल में क्षत्रिय महासभा के वार्षिक उत्सव व अंतर्राज्यीय उत्सव में समाज को एकजुट होकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। अतिथियों ने नशाखोरी और कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों से दूर रहकर समाज हित के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों और साथ ही समाज सेवियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। रविवार को हीरा गार्डन में आयोजित उत्सव में यूपी और उत्तराखंड से पहुंचे अतिथियों का क्षेत्रीय महासभा ने पारंपरिक स्वागत किया। विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय महासभा क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कठारिया, अतुल चौहान रामपुर और साथ ही शीतल गहलोत मेरठ, डॉक्टर MP सिंह और खड़क सिंह ने समाज को संगठित होकर कार्य करने का संदेश दिया है। उन्होंने क्षत्रियों के गौरवशाली इतिहास का समर्पण कर वर्तमान समय की राजनीति और सामाजिक जरूरतों पर विचार रखने की आवश्यकता बताई है। मुख्य अतिथि विधायक आदेश सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग, शौर्य और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। लगा वार्षिक अधिवेशन है हमारा, लगभग 10 वर्षों से चल रहा है, क्योंकि एक बार कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन हर वर्ष होता है। और वही मकसद एक ही है कि जो हमारे समाज में बुराइयां उनको दूर किया जाए, अपने बच्चों का प्रोत्साहन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे समाज को संगठित किया जाए, क्योंकि क्षत्रियों का काम मार्गदर्शन करना है। यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं समाज को कि समाज एकजुट रहे, एकता के साथ काम करे, भाईचारे के साथ काम। देखिए, उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, भारी उत्साह लोगों में है। और हमारे समाज में जो पहले विघटनकारी ताकतें समाज को दाएं बाएं करती थीं, अब उस तरह का सिस्टम नहीं रहा है। सारे क्षेत्रीय लोग अपनी जिम्मेदारी और लोगों के प्रति उनकी आस्था और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं है। तो समाज हमारा दिन पे दिन, रात दिन आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी संभावना है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष का एक कोना भी ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे क्षत्रिय अपने दूसरे हमारे अन्य जातियों के लोगों की भी मदद में पीछे रहेंगे। अच्छा लगा, मैं पिछले वर्ष भी आया था, जसपुर भी आता हूँ, काशीपुर भी आता हूँ और बहुत लंबा समय मुझे क्षत्रिय महासभा में सेवा करते हुए हो गया। और जसपुर का कार्यक्रम बड़े प्रबुद्ध और बहुत अच्छे लोग हैं, अभी आपने उनके विचार सबके सुने होंगे। बहुत अच्छा लगा, दहेज के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर हमारे वक्ताओं ने प्रकाश डाला, ये बहुत आवश्यक है। और दहेज वगैरह के मामले में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे कि सरकार ने एक SC/ST का कानून लागू कर दिया, अगर उसकी जगह शायद अगर दहेज का कानून लागू कर दिया होता कि भाई जो दहेज लेगा उसको 6 महीने जमानत नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित होता। खबर रामनगर से है, जहां न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। देर रात के पहर में भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा, ताकि किसी भी तरह से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। ये तस्वीरें रामनगर के चौराहे की है, जहां देर रात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आने जाने वाले वाहनों को रोका गया और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही संदिग्ध स्थानों पर भी पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया है और साथ ही त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देर रात तक पुलिस टीम सड़कों पर मुस्तैद नजर आई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके, आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। सीओ सुमित पांडे ने कहा। और SSP नैनीताल के आदेश पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। संदिग्ध स्थानों, संदिग्ध व्यक्तियों के साथ साथ संदिग्ध वाहनों की भी जांच की जा रही है। और रामनगर पुलिस का यह विशेष अभियान न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
देखिए, एसएसपी नैनीताल सर के आदेशों के क्रम में अभी जो न्यू ईयर ईव और क्रिसमस की ईव आने वाली है, उसमें हम लोग जो है अभी रामनगर का और फिल्मधारा क्षेत्र के अंदर जितने भी वाहन है, संदिग्ध वाहन हो गया, संदिग्ध स्थान हो गया और संदिग्ध व्यक्ति, इनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं और आज भी उसी के क्रम में हमारे द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कुछ भी संदिग्ध हमें इसमें व्यक्ति या संदिग्ध सामान मिलता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के जमालपुर सीतापुर में घर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। घर का सामान जलकर खाक हो गया और कोई हताहत नहीं है। समय रहते अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, जमालपुर सीतापुर में यह घटना घटित हुई जहां पर घर में भीषण आग लग गई। एक और बड़ी खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर जसपुर के भारतीय खाद्य विभाग के वरिष्ठ विपणन अधिकारी अधिकांश सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। जी हां, कभी धान खरीद तोल को लेकर अन्नदाता परेशान है, जिसके चलते किसानों को लगातार प्रदर्शन होता रहता है और साथ ही लेकिन अब कहीं न कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस बार इस माह सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन वितरण प्रणाली पर ग्रहण का लगता नजर आ रहा। आपको बता दें कि क्योंकि आज दिसंबर माह की 22 तारीख हो गई है, अभी तक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं दुकानों पर सरकारी राशन नहीं पहुंच पाए। जब इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता की गई तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम के बड़े अधिकारी कहे जाने वाले आरएमओ ने बताया कि गोदाम में चावल न होने के कारण सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर राशन पहुंचने में विलंब हो रहा है। शीघ्र अथक प्रयास किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 26 से 27 दिसंबर तक गोदाम में चावल उपलब्ध हो पाएगा, तब जाकर सरकारी दुकानों में राशन आवंटन किया जाएगा। और साथ ही लेकिन जिम्मेदार कोई अधिकारी नहीं ले रहा जिम्मेदारी और साथ ही अपनी कुर्सियों पर बैठकर अपनी व्यस्तता लोग जाहिर कर रहे हैं। आपको अवगत कराते हैं कि विभाग की ओर से और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर की ओर से पूर्व माह में 22 तारीख को ही अगले माह दिसंबर का आवंटन दे दिया गया था वरिष्ठ विपणन अधिकारी को। तो लेकिन वरिष्ठ विपणन अधिकारी जसपुर द्वारा ये अवगत कराया है कि उनके पास चावल की मात्रा प्राप्त नहीं होने के कारण वे अभी चावल और खाद्यान्न देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से इस बार यह समस्या सामने आई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रयास जारी है और लेकिन ये जरूर है कि शायद जो भोक्ताओं को राशन मिले वो काफ़ी लेट हो, जिसमें कि कई लैब वगैरह में इसकी जांच के उपरांत ही जो है वो एफआरके की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी और संभवतः हफ्ते 10 दिन में जो है ये कार्य संपादित हो जाएगा, तो चावल की समुचित जो है वो आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ये आप मान के चलिए कि आज 18 तारीख है, तो मान के चलिए 25, 26, 27 तक तो कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी इस पर। धर्मनगरी हरिद्वार पिछले 1 माह से अधिक समय से चल रहे इस सफाई अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, शहर की सड़कों, घाटों, पार्कों और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई करते कर्मचारी, महिला समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं मुख्यमंत्री के निर्देश का और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व में जिन पर हरिद्वार को मॉडल बना और साथ बनाने के उद्देश्य से यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों से लेकर गाँव, कस्बों और प्रमुख सड़क मार्गों पर तथा लगातार सफाई की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करें, जिसके चलते अभियान ने तेजी पकड़ी है और हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा।
खबर सहरसा से है, जहां बलवा हाट थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। नववर्ष में खपाने की नियत से शराब तस्कर के द्वारा गिट्टी लदा हाईवे ट्रक में छुपाकर 300 कार्टून विदेशी शराब लाई जा रही थी, जिसकी भनक बलवा हाट थाने की पुलिस को लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिट्टी लदी ट्रक को जब्त कर लिया और साथ ही तलाशी लेने के क्रम में 300 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी मात्र 2816 लीटर बताई जा रही है। और साथ ही इस मामले में पुलिस ने शराब तस्कर मनोज यादव और साथ ही ट्रक चालक खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। नवंबर 2025 को रात्रि में लगभग 11 बजे बलवा हाट थाना को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 10 चक्का ट्रक है जिसमें कि अंग्रेजी शराब भरी हुई है और वो सिमरी बख्तियारपुर से सरोजा की तरफ आ रही है। सूचना से तुरंत वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और जो बलवा हाट थाना की हमारी टीम थी वो गई घटनास्थल पे और लगभग 11:15 के आसपास खोजू चक के पास जो है सिमरी बख्तियारपुर की तरफ से आती हुई एक 10 चक्का हाईवा ट्रक देखा गया, जिसको कि रोका गया। जब रोका गया तो उसमें चालक सहित 2 अन्य व्यक्ति भी सवार थे और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि उसमें गिट्टी लदा हुआ था और शराब भी उसमें भरा हुआ था। जो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे उनको विधिवत हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मनोज कुमार यादव, पिता स्वर्गीय घोघाई यादव, ये सरोजा के रहने वाले हैं, बलवा हाट थाना के। दूसरा उसमें व्यक्ति थे राजा कुमार पासवान, पिता सुबोध पासवान, ये बकिया चौथम खगड़िया के रहने वाले हैं। और तीसरी व्यक्ति जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है नीतीश कुमार, पिता श्याम सुंदर पासवान, ये बाउंसी बांका के रहने वाले हैं। और इस 10 चक्का हाईवा ट्रक पर से जब गिट्टी हटाई गई और विधिवत जो है शराब की जब्ती की गई, गिनती की गई, तो इसमें से हम लोगों को रॉयल स्टेग सुपीरियर विस्की का 750 ml का कुल 1784 बोतल, जिसकी मात्रा 1338 लीटर है। रॉयल स्टेग सुपीरियर विस्की 375 ml का हम लोगों को कुल 2388 बोतल मिला है, जिसकी मात्रा 895.5 लीटर है। और इसके अलावा रॉयल स्टेग सुपीरियर विस्की 180 ml का कुल 3238 बोतल बरामद किया गया, जिसकी मात्रा 582.84 लीटर है। कुल मिला के हम लोगों ने इसमें 2816.34 लीटर शराब की बरामदगी की है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो ये 10 चक्का हाईवा ट्रक है उसको भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया गया है, जिसका कि जो झारखंड नंबर का हाईवा ट्रक है JH0280 848145 इसका नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है। और जो तीनों गिरफ्तार व्यक्ति हुए हैं उनके पास से एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन, एक हम लोगों ने रियलमी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन और एक सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हम लोगों ने जब्त किया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने बलवाहाट थाना में कांड संख्या 185-25 दर्ज किया है और हम लोग आगे इसमें जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पर भी काम कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं इस संबंध में। और भी अगर इसमें कोई संलिप्त हैं तो उन पर भी हम लोग जो है अनुसंधान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। कहाँ से लाई जा रही थी ये शराब और कहाँ? प्रारंभिक अभी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको सिमरी बख्तियारपुर में प्रारंभिक जांच से पता चला कि इसको जो है झारखंड के तरफ से ही लाया जा रहा था और वहाँ से रास्ते में 2 ड्राइवरों को बदला गया और अंततः यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में हम लोगों ने इसको खोजू चक के पास से पकड़ा है और बरामदगी की है। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी शराब के कारोबार? हाँ, इनका जो है जो कारोबारी हैं इनका पूर्व में भी शराब के कांडों में इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इनको पूर्व में भी इन पर शराब के कांड दर्ज हैं और हम लोग जो है इनकी संपत्ति को भी अधिहरण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी फिर से गिरफ्तारी की गई। कितनी कीमत की है शराब है करीब? ये 2816.34 लीटर शराब बरामद हुआ है। उस हिसाब से जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी मार्केट में कीमत होगी।
इस संबंध में जो है विशेष आप ही लोग बता सकते हैं। बुलडोजर को देखते ही दुकानदारों में मचा हड़कंप। फुटकर विक्रेताओं ने अपने सामान नुकसान को देखते हुए खुद को हटाने में जुट गए। वहीं अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जिला प्रशासन के आदेश अनुसार भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान अंचलाधिकारी अनुज झा, सुल्तानगंज थाना SHO मृत्युंजय कुमार कर रहे थे नेतृत्व। वहीं सुल्तानगंज अंचलाधिकारी अनुज झा ने कहा, सुल्तानगंज शहर में जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। और साथ ही अनुज झा ने कहा कि यह अभियान चलता रहेगा और कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। अतिक्रमण हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हो रहा है? बाजार में ज़्यादा भीड़ व्यवस्था को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। घाट रोड और मार्केट में जो भी अतिक्रमण है कराया जा रहा है। सर, इसमें बार बार यहाँ पे अतिक्रमण हो जा रहा है, बार बार यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, फिर भी इस तरह का जिस तरह से लापरवाही आ रही है चलता रहेगा। अभी आज हम लोग किताबी तौर पर कर रहे हैं, अगली बार अगर लगाएगा कार्रवाई की जाएगी जैसा कि खबर भागलपुर से है, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिले के एक निजी होटल में आगामी कार्य योजना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का संयोजन संगठन के युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्री आनंद कश्यप ने किया और साथ ही बैठक में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव और साथ ही श्री विभूति सिंह और युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धीरज कुमार ने शिरकत किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार, रोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास कुमार और महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी अर्चना ने अपनी महती भूमिका अदा की और सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र द्वारा किया गया। तदुपरांत संबोधन के साथ साथ आगामी कार्य योजना पर विशेष परिचर्चा की गई। मौके पर संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। मानवाधिकार संगठन के नाम से बहुत सारा संगठन चल रहा है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो भैया हैं उन्होंने कहा, कहीं बिजनेस तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस हो रहा है, लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य बिजनेस करने का नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांगेश कुमार भाटी जी, उनका स्पष्ट निर्देश है कि संगठन जब हमारे बिहार में सदस्यों की संख्या 6000 लमसम हो जाएगी, जिस दिन उस दिन उनमें से जो एक्टिव कार्यकर्ता होंगे वो 4 या 5, संपूर्ण बिहार में 5 कार्यकर्ता उसमें मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे, सारे लोग नहीं। तो एक्टिव कैसे रहेंगे? जो काम करने वाला है वही एक्टिव है, और जो धरातल पे काम जो दिखता है वैसे लोगों को ही एक्टिव हम मान सकते हैं। उपलब्धि बताइए पिछले 1 साल में भागलपुर जिले की। पिछले 1 साल की उपलब्धि काफ़ी अच्छी रही है। भागलपुर जिले का, मैं चूँकि गृह जिला मेरा भागलपुर है, भागलपुर में हम लोगों ने वृक्षारोपण भी करवाया है। उसमें हमारे जो DFO मैम हैं वो भी मौजूद थी उसमें, उस पर जो है मनरेगा का कार्य भी चला है। जगदीशपुर में हम लोग वृक्षारोपण करवाए थे संयुक्त रूप से। कुछ हमारे संगठन के साथी हैं जो नए संगठन बना लिए हैं, लेकिन हम लोग साथ में काम किए थे। उनके बाद हम लोगों ने ठंड में कंबल वितरण करवाया, बाढ़ राहत सामग्री हम लोगों ने वितरण करवाया, और प्रतिदिन हमारे पास कुछ ना कुछ जो गरीब और सहाय तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण स्तर पे सामाजिक हित में जो कार्य होता है, हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कोई ऐसी घटना जो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा हो कि ये जो मानवाधिकार के पास आए तो शायद हम लोग इसको करने में नाकाम हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था सर। हम लोगों के साथ चैलेंजिंग एक मामला आया था हम लोगों के पास। वो एक फैमिलियर मैटर था, मतलब पति पत्नी का मैटर था। रेलवे के कर्मचारी थे हमारे भागलपुर में, उनकी पत्नी अन्य लोगों के साथ जो होता है वो प्रेम प्रसंग में चल रहा था। उनमें काफ़ी चैलेंजिंग मोड में हम लोग आ गए थे। लगभग हमें लगा कि 1 महीने का समय हम लोगों को लगा था निष्कर्ष पर पहुंचने में, और हम लोगों ने उस गांव के जो मुखिया हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच हैं, कई मुखिया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने उसको काम अंजाम तक पहुंचाया, और जो दोषी लोग थे वो अभी जेल में।
प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? कोई ऐसे प्रशासन के थ्रू भी बहुत सारे जी, अटकलें लगती है, अटकलें। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ हो जाती है, एक आप लोग हैं, एक प्रशासन है, पुलिस है, और उनको ये लगता है कि हमारे काम में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। दैट्स यह चैलेंजिंग पॉइंट होती है। तो उस वक्त आप लोगों क्या निकालते हैं? चैलेंजिंग वहाँ होता क्या है मैनेज होता है जी, या बिल्कुल फिर ये नहीं, चीज़? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जिस पेशे से हैं और मैं भी उसी से हूँ, और आप ही की तरह एक आम आदमी है। पहला तो हम लोग आम आदमी हैं, और ये संगठन का बैच लग गया, बैनर लग गया, गाड़ी में बोर्ड लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई संवैधानिक पुलिस और मानवाधिकार में टसन का बात करें, उसमें चैलेंजिंग जो होता है उसमें कैसे हैंडल करते हैं? चैलेंजिंग होता है अगर कोई प्राउड फील कर रहा है, घमंड अनुभव कर रहा है कि अपना गाड़ी में बोर्ड लगा लिया है मानवाधिकार का। दोनों में उसमें होता है क्या, बोर्ड जो मानवाधिकार का है ऊपर में उसका ये होता है ब्लू, नीचे रेड होता है। पुलिस में ऊपर रेड होता है, नीचे नहीं वो नहीं है, पुलिस के लिए आज हेडेक हो गया है मानवाधिकार, क्योंकि जहाँ कुछ होता है वहाँ पहुँच जाता है मानवाधिकार। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हम लोग जितने भी पूर्णिया या जिस जिले में हम लोग ने भ्रमण किया है, हम लोगों के टीम के साथ कभी कोई चैलेंजिंग मोड में नहीं आया है कि विभूति जी आपके चलते या आपके टीम के चलते कोई डिस्टर्ब हमें हुआ। हाँ, चैलेंज वहाँ होता है जहाँ बिना कोई सूचना का, हम लोगों को बिना कोई सूचना का अगर कोई हमारा संगठन का पदाधिकारी अगर संगठन के नाम से डिजाइन मारने के थाना चले जाए तो ये उसके साथ चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने पूर्णिया का दौरा किया था, सुपौल भी गए थे। मेरा सवाल ये नहीं था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसमें चैलेंजिंग हम लोगों को टीम के साथ है, उनका कहना वो मैडम मेरी बातें समझ गई, चलिए कोई बात, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विभूति सिंह है, राष्ट्रीय सचिव मीडिया से। थैंक यू। माइक थोड़ा इधर आप बताइए, क्या उद्देश्य है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे संगठन की पहुंच हो। इसके लिए हम लोग बैठक करके संगठन का विस्तार करते हुए प्रखंड स्तर तक अभी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य मानवाधिकारों के लिए काम करता है, मानव के अधिकारों के लिए काम करता है। सर किन किन जिलों में अभी तक जो है विस्तार हुआ है? बिहार के लगभग 14 जिले में लगभग विस्तार हो चुका है हमारा संगठन। 14 जिले में। सर अगर बात करें तो आपने अभी एक पक्ष रखा मानव अधिकार के अंतर्गत कार्य करता, तो मानव अधिकार के अंतर्गत किन किन पहलुओं पर अभी तक विगत 2 सालों में आपने किन किन पहलुओं पर काम किया है? हम लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, घरेलू क्लेश, इन सब पर हम लोग काम करते हैं। सर कहीं ये नहीं लग रहा है कि आज की डेट में ये मानवाधिकार का एक बिजनेस टाइप से हो गया है? क्यों हर एक आप 5 किलोमीटर जाएंगे, 6 किलोमीटर जाएंगे तो एक मानवाधिकार का गठन हो चुका है। ये प्रॉपर अब बिजनेस की ओर नहीं जा रहा, कमर्शियल ऐसा हो रहा है? देखिए, बात सही है आप लोगों का कहना, क्योंकि हमारे देश में एनजीओ के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार के नाम पर बहुत ज़्यादा संगठन बन रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन के पास जितना पेपर है शायद किसी अन्य संगठन के पास नहीं। लोगों का आपसे एक सवाल है, लोगों का विश्वास कहीं टूटता नहीं जा रहा है मानवाधिकार के लिए जिस तरीके से हो रहा है? हम लोग तो इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हम पर लोग विश्वास करें, हम तक आए, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उनके समस्याओं का निदान करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भारतीय आजादीता संगठन। थैंक यू। सबसे मुख्य हम लोग अभी पूरे प्रदेश से हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को पूरे बिहार में अच्छे से विस्तारित करें, क्योंकि अगर हम हर गांव, हर मोहल्ले में पहुंचेंगे तभी तो निराकरण कर सकते हैं समाज को में जो थोड़ी सी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, या जो जिम्मा हम लोग लेके चलते हैं उसके लिए कार्य तभी कर सकेंगे जब हमारा संगठन हर घर तक पहुंचेगा, और इसके लिए विस्तारीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसीलिए भी सभी जिले में घूम रहे हैं। आप क्या है मानवाधिकार? मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रदेश। तो आप 2025 के मानवाधिकार का जो भागलपुर का ही कब उपलब्धि बताइए, क्या क्या कार्य भागलपुर में किया गया? भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय
के सत्र 2023 से 2027 के सेमेस्टर 4 के मूल्यांकन कार्य को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मारवाड़ी कॉलेज में कल घटित घटना के बाद आज इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। कल मूल्यांकन कार्य के दौरान शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार किया था, जिससे मूल्यांकन पूरी तरह से ठप हो गया था। शिक्षकों का आरोप है कि कल प्रभारी कुलपति मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसी दौरान सीनेट सदस्य सह एफिलिएटेड कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा ने शिक्षकों की बकाया राशि भुगतान को लेकर आग्रह किया, जिस पर प्रभारी कुलपति भड़क गए और तत्काल डॉक्टर आनंद मिश्रा को मूल्यांकन कार्य से डिबार करने का निर्देश जारी किया और साथ ही रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्व को दे दिया। इस फैसले से नाराज डॉक्टर परवेज अख्तर सहित अन्य शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य बंद कर मारवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग से बाहर निकलकर विरोध दर्ज कराया है। आज इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए काशी स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के साथ लगातार मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है और कल की घटना इसी का एक उदाहरण है। डॉक्टर संजीव ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देना चाहता हूं कि भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 6 से 7 डिग्री परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पश्चात विश्वविद्यालय के ढूल मूल नीति के कारण शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान नहीं मिला, जिस कारण इस मूल्यांकन कार्य में सबसे ज्यादा पीड़ित एवं प्रताड़ित और शोषित एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक आते हैं। जो मामला कल यानी 20/12/2025 को मारवाड़ी कॉलेज के मूल्यांकन केंद्र पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा के मूल्यांकन केंद्र के पहुंचने पर एफिलिएटेड महाविद्यालय के सीनेट सदस्य एवं संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा जी द्वारा और एवं उनके सहयोगी द्वारा माननीय वीसी साहब से आरजू विनती करते हुए अपने पारिश्रमिक का जो भुगतान का मांग किया, तो उन्होंने गुस्से में आकर उनके साथ अनाप शनाप बातें किया। इतना ही नहीं, उसके बाद जो है उन्होंने एफआईआर करने तक का आदेश दे दिया। क्या यह जायज है? जो लोग आज भूख से पीड़ित और प्रताड़ित है वह अपनी पारिश्रमिक लाभ मांगे और उनके ऊपर एफआईआर हो। मैं उनके हिटलरशाही का पुरजोर विरोध करता हूं और कुलाधिपति महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे वीसी साहब को विलंब वापस किया जाए। एक ही यही मामला नहीं है, और मामले की मैं बात करूं, भागलपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर के मंडल को जो है नारायणपुर कॉलेज ट्रांसफर किया गया, जबकि उनका कहीं दोष नहीं है और आज दिन तक उस पर उचित जांच नहीं किया। मैं मांग करता हूं उन्हें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में पुनः पदस्थापित किया जाए। यहाँ के सारे बच्चे जो है आरोप लगा था बस सारा झूठा आरोप है, चूंकि वीसी साहब के नजदीक जो 2-4 इर्द गिर्द चमचे बैठते हैं वह कभी सघन जांच नहीं करते हैं। अगर यह जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। उसी दौर में सर एक बीएलएससी कॉलेज नारायणपुर का जो मामला है, मैं बता दूं, नगोछिया के डिग्री शिक्षकों के नियमितीकरण के में बिहार गजट के निर्देश एवं अभिषद के अनुमोदित कर्मियों की सूची को अनदेखी करके अधिसूचना प्रकाशित किए, जिस कारण 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक पीड़ित है, जो 65 बरस के बदले 60 बरस में भगाए जा रहे हैं। जबकि इसमें कुछ शिक्षक अद्यतन डिग्री के लिए बाह्य प्रशिक्षक भी विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक बनाए जा रहे हैं। अधिसूचना में घोर अनियमितता, जिसमें तत्कालीन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के साजिश व पूर्वाग्रह का बू आती है। सबसे बड़ी बात, राज्य एवं बिहार सरकार के दर्जनों पत्रों के विश्वविद्यालय लंबित कर पीड़ितों को न्याय नहीं दे रहा है, जो पूर्णतः राजभवन बिहार सरकार के निर्देशों की अवमानना एवं साथ ही साथ मानवाधिकार का उल्लंघन है। इस दौर में हम वर्तमान एमएलसी साहब जो अभी संजीव सिंह जी हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप बीएलएससी कॉलेज महाविद्यालय के सदस्य हैं, सीनेट एवं सिंडिकेट के भी सदस्य हैं और विधान परिषद में शिक्षा समिति के संयोजक हैं। आप भी इस पर संज्ञान लें, अन्यथा लोग जो है पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
भागलपुर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। आज डोहिया पुल से लेकर तातापुर तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में सदर एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी और अजय चौधरी, यातायात डीएसपी संजय कुमार, नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगातार यातायात बाधित कर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और साथ ही दुकानदारों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया, जबकि कई दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सदर एसडीएम विकास कुमार ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिन संस्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती से आम लोगों को जाम और अव्यवस्थित यातायात से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनिशिएटिव नहीं है, ये लगातार होते रहेगी और लगभग एक पर वीक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और ख़ास करके विशेष करके जो रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, क्योंकि हर तरफ से ट्रैफिक यहीं आती है, तो इसको चौक बिल्कुल हो गया था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रेगुलेट करके और एक्सेस को फ्रीज जो हो गया था बिल्कुल नहीं, उसको ओपन कर रहे हैं और ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं ताकि आम जन को आने में यहाँ पे कभी कभी ट्रेन को जो है वो ट्रेन छूट भी जाती है, क्योंकि अगर तिलका माझी से स्टेशन आना है उसमें भी कभी कभी आधा घंटा ज़्यादा वक्त लगता है। तो हम लोग उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल जो स्मूथली होता है यहाँ से एक पॉइंट से दो, तो उसी मेन पर्पस वही है। और वेंडर्स को हम लोग बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ये रेगुलर चलती रहेगी। धन्यवाद। लोग मान नहीं रहे। देखिए, मैं पहले तो अपील करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से कि जो भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है उसमें सहयोग करें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है, लोग स्टेशन पे अपनी ट्रेन समय पर नहीं पकड़ पाते। आप अगर कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो पता चला कि आप जाम में फंसे हैं। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित ना हो, और उसके लिए ट्रैफिक को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं स्मार्ट सिटी है, ये सुंदर दिखे, साफ़ सुथरा दिखे, ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी अवैध रूप से इनक्रॉचमेंट हो रखा है उसको हम लोग क्लियर कराएं, उसमें सहयोग करें। और ये कार्रवाई लगातार चल रही है, हर दिन चल रही है, और हम सीनियर स्तर पे भी लगातार बैठक हो रही है, रिव्यू हो रहा है, कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम लोग उतर भी रहे हैं। जो भी वेंडर संघ हैं या जो भी इससे रिलेटेड एजेंसीज हैं, सब लगातार बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस शहर को बेहतर बना सके। स्मार्ट सिटी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बैठक हुई है, तो जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है सब हम लोग बैठक कर रहे हैं, इस पे बेहतर कैसे किया सके उस पर मंथन हो रहा है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोगों पे सख्ती से हम लोग इवन जब्त भी किए हैं, लोगों को डिटेन भी कर रहे हैं। एफआईआर भी पिछले साल हुआ था, इस बार भी हम लोग करेंगे। तो पॉइंट यही है कि आपका ट्रैफिक स्मूथ रहे ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो। तो ये कार्रवाई चल रही है और चलता रहेगा। भागलपुर अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर के तत्वाधान में कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव 2025 पूरे उत्साह के साथ जारी है। यह महोत्सव 20 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में बिहार सहित देश के 9 राज्यों मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम और बिहार के प्रतिष्ठान, नाट्य एवं नृत्य कला दल अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भारतीय संस्कृति विविधता से रूबरू करा रहे हैं। और साथ ही महोत्सव के दूसरे दिन सुबह से ही कला केंद्र परिसर में लोक नृत्य, शास्त्रीय और नृत्य, मंजूषा, चित्रकला सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय स्कूलों और संस्थानों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, महोत्सव की विस्तृत जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा एवं सुनील कुमार रंग ने प्रस्तुत रूप से बनाया कि यह भागलपुर रंग महोत्सव की 12वीं प्रस्तुति है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और कला संस्कृति के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है। इससे लोगों को देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का समझने का अवसर मिलेगा और साथ ही राष्ट्रीय एकता व सद्भाव की ओर मजबूती भी मिलेगी।
12वीं प्रस्तुति है। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज कौन कौन सा कार्यक्रम होगा और क्या क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, रंगराम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा यह 12वां भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित यह कार्यक्रम है। कल से इसकी शुरुआत हुई है। कल 4 नाटक का मंचन हुआ और आज अभी जो आप देख रहे हैं तो अभी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उपशास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। इसके बाद शाम के 4 बजे से फिर विभिन्न भाषाओं में नाटक का मंचन होगा, जिसमें शामिल है आज बंगाल की प्रस्तुति, बंगला नाटक बादल सरकार का पगला घोड़ा, और फिर उड़ीसा की प्रस्तुति है, उसके बाद झारखंड की प्रस्तुति है और उत्तर प्रदेश का हास्य नाटक है दामाद। ये 4 नाटक की प्रस्तुति होना है और फिर रविवार को रंग जुलूस का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम कपिल देव रंग हुआ, कार्यक्रम निदेशक भागलपुर रंग महोत्सव। भागलपुर सुल्तानगंज के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी भवन के प्रांगण में सैनिक संगठन द्वारा आपको बता दें लोगों द्वारा 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक संगठन अध्यक्ष अशोक यादव ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, मंडल सैनिक संगठन संयोजक पंकज कुमार निरंजन यादव थे और कार्यक्रम के दौरान सैनिक संगठन के लोगों ने मुख्य अतिथि को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं सैनिक संगठन के लोगों ने सैनिक संगठन की मजबूती एवं समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ने की बात की है। और इस मौके पर सैनिक संगठन के सदस्य रामानंद यादव, प्रकाश मंडल, सुभाष यादव, वीरेंद्र मंडल, सुभाष शर्मा, कन्हैया लाल मंडल, विभाष सिंह, पंकज सिंह, जलालुद्दीन मोहम्मद, खुसूर मोहम्मद ईसा और साथ ही राकेश ठाकुर सहित इत्यादि सैनिक संगठन के समस्त परिवार मौजूद थे। संगठन को लेकर क्या बैठक हुई यहाँ सामने? ये सैनिक संगठन का आज 13वां स्थापना दिवस है और हम लोग जो है ना पहले तो अकेले इसको शुरू किए थे, लेकिन अब तो हम बहुत हो गए हैं, इसलिए हमको बहुत खुशी है कि हम बिल्कुल मजबूत होते जा रहे हैं रात दिन। इतना ही कह के मैं धन्यवाद दिया। निरंजन प्रसाद यादव, सैनिक संगठन कन्वीनर। आज जो ये मीटिंग हुआ इसका मेन उद्देश्य है हम लोगों को एकजुट होना और एक समाज स्तर पे काम करना, शिक्षा के स्तर पे काम करना, और कोई ऐसा विद्यार्थी हो जहाँ पर कमज़ोर है उन्हें मोटिवेट करना। साथ ही साथ आज जो हम लोग 40-45 आदमी यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनका मेन मोटो है हर एक में एक एक क्वालिटी है। हर एक सैनिक जो है अपने आप में एक डॉक्टर है और वो हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा करके हम लोगों ने आज एक दूसरे को जोड़ने का कोशिश किया, जो कि यह 13 साल से चल रहा है। और इसमें हमारे विधायक जी भी आए, ललित बाबू, उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाया और वो पहले से जानते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका भी इसमें एक अहम रोल हुआ कि सैनिक संगठन से मिला। मेन उद्देश्य ये है कि हम समाज को एक गति प्रदान करें, जो हमसे आशा लोग करते हैं वो हम उसमें खड़े उतरें। भागलपुर में इन दिनों मौसम और प्रदूषण दोनों लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आपको बता दें, एक और जहां कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इस महीने हवा का प्रदूषण स्तर भी ऊपर पहुंच गया है और सिल्क सिटी की हवा अब सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस महीने भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 206 तक दर्ज किया गया है और साथ ही हवा की गंभीर स्थिति को ये दर्शाता है। और खराब वायु गुणवत्ता के कारण शहरवासियों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा हो गए हैं, जिससे हवा और भी जहरीली होती जा रही है। पढ़ा है, कैसे इसमें गाड़ी चला रहे हैं, दिक्कत थोड़ी तो हो रही होगी। ठंड में परेशानी तो है ही, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि निकलना होता है सुबह सुबह,
कोहरा भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है गाड़ी चालक। हाँ है, लेकिन काम की वजह से निकलना ही होगा। जरूरी काम से निकलना ही। ठंड के कारण रफ्तार पे ब्रेक लगा है, गाड़ी धीरे चला रहे हैं। रफ्तार पे ब्रेक है, प्लस में गाड़ी भी सुबह सुबह समस्या करती है, लेकिन लाइट जला के चल रहा है। जी। हवा भी थोड़ी शहर की खराब हुई है, स्वास्थ्य पे असर पड़ा। हाँ है, हवा भी थोड़ी सी खराब हुई है और आगे जाके और होगी। क्या नाम? भागलपुर में 3 दिवसीय 12वें रंग महोत्सव का शुभारंभ आज कला केंद्र में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, पूर्व महापौर डॉक्टर वीणा यादव, डॉक्टर योगेंद्र और साथ ही एनहुल होदा, श्री प्रकाश चौधरी, तरुण घोष, मनीष यादव, अशोक यादव, महबूब आलम, जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर और साथ ही अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रशांत विक्रम, तकी अहमद, जावेद, संगीता दास, जयंत जल्द और साथ ही कपिल देव रंग एवं पंकज कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया है। 12वें रंग महोत्सव में बिहार समेत देश के 9 राज्य मणिपुर, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं बिहार के कलाकार अपनी रंगमंचीय प्रस्तुतियों से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, श्वेता सिंह एवं प्रीति शेखर भी उपस्थित रहे। आयोजन समिति की ओर से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का समिति के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश और सचिव तरुण घोष के द्वारा अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया गया है। मुखबिर की सूचना पर शक्तिनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्वर्ण भूषण लूट कांड का एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी रोहित 19 वर्षीय निवासी शक्तिनगर के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद, 6 पायल, 9 बिछिया, हनुमान जी छाप लॉकेट, बच्चों का कंगन बरामद और साथ ही एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद। पुलिस की माने तो बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। 15 नवंबर को ज्वेलर्स की लूट की घटना में शामिल था आरोपी और साथ ही घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के कोटा बोट पॉइंट तिराहे के पास पुलिस को मिली सफलता। जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान नहर कॉलोनी से लेकर बन्नी और रम्मूपुरवा तक कई स्थानों पर माइनर फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे माइनर फटने के कारण रविवार सुबह माइनर के किनारे स्थित खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। स्थानीय किसानों द्वारा घंटों से पंप लगाकर खेतों में पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों का कहना है पानी भरने से उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और जिसकी जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिलने के बाद विभागीय कर्मचारियों द्वारा आसपास की मिट्टी खोदकर कटान वाले जगह पर जल भराव किया गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर दोबारा कटान शुरू हो गया है। फिलहाल माइनर से पानी थोड़ा कम निकल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का दबाव यह है कि इस समय कभी पर भी गंभीर रूप ले सकती है ये स्थिति और माइनर फटने का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई घरों के समेत भी पानी भर गया है। आपको बता दें कि जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है और इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई घरों के सामने भी पानी भर चुका है। दिक्कत का सब नुकसान हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा देख लो, आप देख लो सब भरा है, इधर भी बह रहा है सब म्यांमार के दक्षिण उत्तर दोनों लंग पानी बह रहा है। अच्छा, पानी दिक्कत ज्यादा है। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कंटेनर से 1,809 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही। शराब की खेप बिहार ले जाते समय चंदौली हाईवे पर कंटेनर हो गया था खराब। कंटेनर खराब हो जाने से तस्कर शराब सहित कंटेनर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने कंटेनर मालिक के ऊपर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सदर पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर नवही चौकी के समीप मिली कामयाबी। आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 के तड़के 3 बजे के करीब चंदौली पुलिस टीम जब गश्त पे थी तो जानकारी मिली कि नेशनल हाईवे पर एक राजस्थान नंबर का अवैध कंटेनर खड़ा है। उस कंटेनर का चेकिंग कराया गया
तो उसमें 201 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, जो कि गैर प्रांत का शराब था। इसका वैल्यू 1809 लीटर और फाइनेंशियल वैल्यू करीब 20 लाख रुपए आंका गया है। जानकारी ये भी हुई कि ये शराब बिहार जा रहा था अवैध रूप से बिक्री हेतु। इस संदर्भ में थाना चंदौली में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में जनपद अमरोहा में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 19 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक 3 दिवसीय विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। और साथ ही अभियान के क्रम में विगत 24 घंटे के भीतर जनपद के समस्त थाना द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 41 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 31 वारंटी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा 10 वारंटी अभियुक्त रिकॉल हैं। पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अभियान को और अधिक तेज एवं प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे और अपराधियों पर कठोर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 3 दिवसीय वारंटियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद अमरोहा में 41 NBW वारंटी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 31 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और 10 लोगों ने उसको रिकॉल कराया है। 3 दिवसीय इस अभियान में निरंतर पुलिस के द्वारा जितने भी जनपद में वारंटी थे जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे, उनके विरुद्ध सघन और निरंतर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई हमारी आगे भी जारी रहेगी और आज इसमें 41 वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदू समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी के द्वारा लखनऊ में उच्च अधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज खून से भरा पत्र भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से मांग है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है और साथ ही इसकी जनसंख्या विस्फोट को रोकने का मात्र एक विकल्प है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे देश में सनातन धर्म को बचाया जा सके, हिंदू समाज को बचाया जा सके और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से बचाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे आशा करते हैं कि आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बहुत जल्द हमारी मांग पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा अगला खून पत्र प्रधानमंत्री आवास के सामने दिया जाएगा। देखिए, आज मेरा कार्यक्रम जो था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर खून भरा पत्र था। वो पत्र जो मेरा था लखनऊ के हमारे एसीपी साहब महोदय उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को भेजा गया है और उसमें मुख्य रूप से मांगा है कि लगातार इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या हिंदुओं के लिए बहुत ही घातक है और अगर मुसलमानों की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ी तो निश्चित ही भारत में वो होगा जो हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं है। बांग्लादेश में जो घटना घटी है और घट रही है, उससे भी भयानक स्थिति भारत के अंदर होगी। भारत के
हिंदू अब खतरे में आ गए हैं, सनातन धर्म अब खतरे में आ गया है, जिसको लेकर आज हमने अपने खून से लिखा हुआ पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है और मांग की है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। और यह कार्यक्रम मेरा यही समाप्त नहीं हुआ है, यह कार्यक्रम मेरा अब अगला कार्यक्रम जो मेरा होगा प्रधानमंत्री जी के आवास उनके कार्यालय पर होगा और यही खून पत्र और मेरे साथ में तमाम मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर आगे खून पत्र प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय पर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जो FIR सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष अलग अलग प्रतिक्रिया कर रही है, उसको क्या कहेंगे? देखिए SIR का हम लोग समर्थन करते हैं और बहुत ही अच्छा है। और जो विपक्ष है, विपक्ष ने हमेशा मुसलमानों को बढ़ावा दिया है, जिहादियों को बढ़ावा दिया, बांग्लादेशियों को बढ़ावा दिया, रोहिंग्या को बढ़ावा दिया है। हम सरकार के साथ है, योगी जी के साथ में है और हम सब लोगों को मिलकर SIR का समर्थन करना चाहिए। और जो विरोध कर रहे हैं ये निश्चित रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने का काम कर रहे हैं। बंगाल पे क्या बोलूं? बंगाल, देखिए बंगाल पे हम पहले बताना चाहेंगे, बंगाल की स्थिति पूरी तरीके से बांग्लादेश की हो गई है। बंगाल और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है, लगातार जो बंगाल में हो रहा है वही बांग्लादेश में हो रहा है। मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, नहीं तो वहाँ पे ममता बनर्जी हिंदुओं को मरवा देगी। 27 को लेकर हम लोग हिंदू समाज पार्टी, देखिए हम लोग योगी जी के विरोधी नहीं थे। जहाँ जहाँ पे अगर हमारे गुरुजी योगी जी को हम लोगों से आवश्यकता पड़ेगी हम लोग योगी जी के साथ में खड़े होंगे। पहले हम लोग योगी जी को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे और जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं है तो हिंदू समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के संगठन विस्तार का आज महापर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी में और संगठन को मजबूत करने के लिए कई पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं। शाहजहांपुर में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी के संगठन विस्तार कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित त्यागी और क्षेत्रीय प्रभारी सचिन चौहान टाइगर विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और युवाओं को अधिक सक्रिय भूमिका देना रहा है। इस दौरान संगठन में दायित्वों को बदलाव किया गया और साथ ही अभिषेक तिवारी को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के साथ बदायूं जिला प्रभारी बनाया गया और साथ ही शांतनु वेश को महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महेश सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश मंत्री बनाए गए, जबकि अनुज दीक्षित को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथ ही सभी हिंदू एकजुट होकर एक भगवा के नीचे काम करें, जाति से ऊपर उठकर हिंदू बने, अपने बच्चों को संस्कार दें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठित प्रयास करें। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। महानगर अध्यक्ष शांतनु वेश ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरी ताकत और निष्ठा के साथ काम करूंगा। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में हिंदू युवा वाहिनी के संगठन विस्तार कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नई जिम्मेदारियां देकर संगठन को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। हिंदू युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो एकजुट रहें, सारे लोग एक भगवा के नीचे काम करें, अपने किस जात से आते हैं ये छोड़ के एक हिंदू बन के काम करें, अपने बच्चों को संस्कार दें कि हम अपने सनातन की रक्षा आगे कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही खराब है। आज का माहौल आप देख सकते हो कि जिहादी मानसिकता के लोग हमारी बच्चियों को कैसे बहकाकर अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उन्हें लव जिहाद में फंसा रहे हैं। उस चीज से हमें अपने बच्चों को संस्कार देना होगा कि हम इस जिहादी मानसिकता से कैसे बचें और अपने परिवार की रक्षा के लिए हम क्या करें। यही पूरे युवाओं को संदेश है कि एकजुट होकर सनातन के लिए काम करें। हमारे भाई शांतनु जी जो आज महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं और मेरे ऊपर संगठन ने जिम्मेदारी दी है, जो उसका मैं जिस तरीके से मैंने महानगर में रहकर कार्य किया, हिंदू युवा वाहिनी को ऊपर उठाया और हिंदुत्व के लिए आज संगठन ने बहुत जोर शोर से सभी युवाओं के और सभी शाहजहांपुर में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो न जानता हो कि हिंदू युवा वाहिनी कौन सा संगठन है। जिस तरीके से जिहादियों के मैंने सिर कुचले हैं, उसी तरीके से आगे प्रदेश में मैं नेतृत्व करूंगा और उसके बाद इन जिहादियों का सर कुचलता रहूंगा। और जहां भी मेरे भाई शांतनु जी को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन और सभी युवाओं के साथ उनका साथ दूंगा। जिस मोड़ पे जरूरत पड़ेगी उस मोड़ पे साथ दूंगा और इन जिहादियों को इनकी औकात दिखाता रहूंगा। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना भरोसा करके मुझे इस पद पे रखा है
उतने ही भरोसे से मैं इस पद पे अपना काम करूंगा और अपना संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कपकपी छुड़ा रखी है और साथ ही ऐसे में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ठंड से बचाव का कोई सहारा नहीं होता। इसी मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद कुरैशी ने एक सराहनीय पहल की है। खानपुर चौराहे स्थित अपने निजी आवास पर आयोजित एक विशेष कंबल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने करीब 2000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए हैं और इस नेक कार्य से ठिठुरते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई है और उन्होंने आयोजक का दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह से ही शुरू हो गया। जिले के दूर दराज के इलाकों में हजारों की संख्या में लोग कंबल लेने के लिए पहुंचे हैं। लंबी कतारें लगी लेकिन व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि किसी को इंतजार नहीं करना पड़ा और साथ ही मोहम्मद इरशाद कुरैशी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और एक एक करके जरूरतमंदों को हाथों में कंबल सौंपे हैं। कई बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को उन्होंने खुद कंबल उड़ाकर आशीर्वाद दिया है और साथ ही युवा नेता वकार आलम, सामाजिक कार्यकर्ता, सभासद प्रतिनिधि आसिफ राइन ने इतना विशाल कंबल वितरण का सफल आयोजन करने के लिए प्रतीक चिन्ह पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मोहम्मद इरशाद कुरैशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबका मौसम सर्दी के मौसम गरीबों के लिए बहुत कष्टदायक होता है। रात में ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता। हमारा धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की मदद करें और साथ ही यह कंबल वितरण सिर्फ एक शुरुआत है। आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। समाज हर वर्ग को साथ लेकर हम औरैया को बेहतर बनाएंगे। ऐसे आयोजन न केवल जरूरतमंदों को राहत पहुंचाते हैं बल्कि समाज में सेवा भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। औरैया जिले में इस तरह की पुनीत कार्यों से लोगों में उम्मीद जगी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान इस अवसर पर मोहम्मद इरशाद कुरैशी के पुत्र अब्दुल रब कुरैशी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष वकार आलम, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभासद प्रतिनिधि आसिफ राइन, हसीब कुरैशी और मोनिश कुरैशी, मोहम्मद गुलजार गज्जन कुलर वाले और साथ ही शोएब राइन सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और जिले के सम्राट नागरिक उपस्थित रहे। इन सभी ने मिलकर वितरण कार्य को संपन्न कराया। शाहजहांपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब सत्ताधारी दल के नेता भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जबकि उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात पुलिसकर्मी भी मारपीट उनसे की गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यह घटना पूरी थाना तिलहर क्षेत्र के नगरीय मोड़ स्थित ब्रदर्स इन होटल की है। होटल के मालिक और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंह उस वक्त होटल पर मौजूद थे। इसी दौरान खाना खाकर लौट रहे कार सवार ने गाड़ी बैक करते समय होटल कर्मचारी को टक्कर मार दी। इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कार सवार ने अपने एक अन्य साथियों को मौके पर बुलाया। इस दौरान बेखौफ गुंडों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंह, होटल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी गुंडे होटल परिसर में करीब 40 मिनट तक तांडव मचाते रहे और होटल में तोड़फोड़ की गई है। और साथ ही हमले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंह के ने लीवर में गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शांति भंग की धारा में चालान कर तीनों को छोड़ दिया गया। नीरज सिंह परिजनों ने कहा कि अगर बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा पर क्या भरोसा रह गया है। प्रभाकर सिंह भाई ने कहा कि हमले में मेरे भाई को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे लेकिन कार्रवाई बेहद कमजोर रही है। इस मामले में फिलहाल पुलिस की कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। कल रात में जो घटना हुई थी उस वजह से इस समय बहुत डर का माहौल है। हमारे वेटर कारीगर बहुत डर रहे हैं कि दोबारा ना घटना हो जाए। 2 बड़े भाई प्रभाकर सिंह, दिवाकर सिंह मौजूद थे। दिवाकर सिंह जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं शाहजहांपुर के, उनके साथ एक गनर भी रहते हैं। वो लोग यहाँ बैठे थे। एक कार आई XUV 700 वाइट कलर की, उन्हें अपनी गाड़ी बैक की तो हमारी 2 कुर्सियां टूट गई। उन 2 कुर्सियां टूटने पे हमारे गार्ड साहब ने उस गाड़ी का फोटो ले लिया। तो उसमें 5 लोग थे। उनने 5 लोगों ने हमारे गार्ड को बहुत मारा और गाड़ी में डाल लिया। इस बीच स्टाफ दौड़ के आया, हमारे बड़े भाई दिवाकर सिंह को जो जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बताया तो वो अपने स्टाफ के साथ गए और उसको छुड़ा लिया। फिर वो लोग चले गए।
फिर वो लोग करीब 10-12 लोग आए हैं और हमारे होटल पे उनने बहुत ही तांडव किया है। और हमारे चचेरे भाई विक्रम सिंह, उनका पैर तोड़ दिया, गाड़ी चढ़ाई उनको जान से मारने की नीयत से, लेकिन हमारे बड़े भाई प्रभाकर सिंह ने उनको हाथ पकड़ के खींच लिया तो उनके पैर पे गाड़ी चढ़ी तो उनकी 3 उंगलियां पैर की टूटी हैं, बाकी चोट है। फिर जब हमारे पास फोन पहुंचा कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई, बड़े वाले भैया हमारे जो दिवाकर सिंह थे उन्होंने पेट पे हाकी से वार किया तो वो बेहोश हो गए, गिर गए। तो सारा स्टाफ हमारा उनको लेके और होटल के रूम नंबर किसी में चला गया होगा, उनको वो अनकॉन्शियस हो गए। फिर हमें पता चला तो हमारे दोनों बेटे आए तो उन 3 लोगों ने हमारे छोटे बेटे स्वयं प्रताप सिंह को गिरा लिया और उसके सर पे वार करे तो सर पे उसके बहुत चोट लग गई तो वो बहुत चिल्लाने लगा। हम बहुत छुड़ाते रहे, उनने नहीं छोड़ा। महोबा में कबरई रेलखंड के 432 नंबर किडारी फाटक पर ओवर होल्डिंग एवं स्पीकर, आपको बता दें स्लीपर बदलने के कार्य के चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। यह फाटक झांसी मिर्जापुर पर राष्ट्रीय राजमार्ग और महोबा बांदा मार्ग को जोड़ता है। भारतीय रेलवे ने ओवर होल्डिंग कार्य में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया था, लेकिन कार्य समय से पूरा न होने के कारण शाम 5 बजे तक जारी रहा। आपको बता दें कि जी रेल प्रशासन ने आम जनता की सुविधा को देखते हुए पहले से एडवाइजरी जारी की थी और कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए मशीनों और साथ ही मजदूरों के साथ लगातार जुटे रहे। उसके अलावा यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन कर बैरिकेडिंग लगवाकर वाहनों को हाईवे मार्ग पर भेजा है। इसके बावजूद बीजानगर रोड से कबरई के गुगोरा चौकी तक सैकड़ों वाहन खड़े होने से लंबा जाम लग गया और साथ ही वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे होने की वजह से और सर्दी के मौसम में यहाँ यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। संजय सिंह और चंद्रभूषण जैसे बुजुर्ग यात्रियों ने पैदल चलने में परेशानी जताई और उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में काम को खत्म कर रास्ता नहीं खोला गया, जिस कारण यात्री परेशान हुए हैं। मैं कवरेज से आ रहा था महोबा, जाम लगा है घोघौरा चौकी से, लंबी लाइन। पहले था यानी 7 से लेके 3 बजे तक बंद रहना था, वहाँ पे बताया कि 6 बजे तक अभी और बंद रहेगा। ये रेलवे का। जी जी, यानी कि जल्दी जाना था समय से, तो वहाँ से बस से फिर उतर के पैदल आ रहे। संजय सिंह। महोबा जा रहे हैं। क्या परेशानी आई? क्या परेशानी आई अभी सफर में? अरे अभी कब रही थी, परेशानी का है, बहुत देर हुई, बस से आए, बस खड़ी है। क्यों खड़ी है बस? अब जाम लगा तो खड़ी है। क्या कार्य चल रहा है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ रोड बना है। हाँ, रेलवे काम चल रहा है, वहाँ रोड बन रहा है, यहाँ रेलवे काम चल रहा है। इतना पढ़े लिखे होते तो कहेगा जाम लगा है। जाम लगा
क्या परेशानी हुई आपको? हम आ तो यही बांदा चौराहा से रहे हैं। परेशानी बस इतनी है कि अभी देखिए जैसे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वही है कि बच्चे लिए हैं लोग, वो मतलब जा रहे हैं, सर्दी का टाइम है, वो सारी परेशानी हो रही, सामान लिए हैं, तो वो थोड़ी सी परेशानी है, बाकी और तो कुछ नहीं है। हाँ, इतनी रागनी हम जा रहे हैं छतरपुर कबरई से। कैसे आप सफर कर रहे हैं? हम कबरई टू छतरपुर जा रहे हैं और ऑटो हो गई, बस वाले हो गए, वो बीच में रोक देते हैं, तो हम लोगों को वहां से जहाँ भी रोकते हैं वहां से पैदल यहाँ तक आना पड़ता है किनारी फाटक तक। इसके बाद हम जाते हैं आगे। क्या बताया गया, क्यों जाम लगा है? पता नहीं, अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ शायद वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बन रहा है, चल रहा है कुछ, और बाकी तो अभी जानकारी नहीं। निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं, जैसा कुछ भी होगा पता चलेगा। क्या नाम है आपका? क्षमा। यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का बयान सामने आया। अखिलेश यादव की अहीर रेजिमेंट बनाने के बयान पर प्रतिक्रिया दी। आर्मी की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये बात शोभा नहीं देती, दयालु ने कहा। आर्मी को जाति में बांटना ठीक नहीं है। आर्मी में सिर्फ भारतीय सैनिक बनकर लोग शामिल हो, यही फक की बात है। और साथ ही SIR पर बोले मंत्री दयाशंकर मिश्र। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने SIR का निर्णय लिया है और अब देश में एक वोटर का एक ही वोट लिस्ट में नाम रहेगा। SIR में सिर्फ गलत नाम ही काटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा महिला का नकाब हटाने की घटना को लेकर बोले दयालु, नीतीश कुमार बहुत वरिष्ठ नेता हैं। घटनाक्रम में उनकी मंशा को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। गाजीपुर में यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अहीर रेजिमेंट बनाने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने विशेष सारांश संशोधन SIR का और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक घटना पर भी अपनी बातें रखी हैं। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सेना की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को जाति के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। मंत्री ने कहा कि सेना में लोग सिर्फ भारतीय सैनिक बनकर शामिल होते हैं और यही गर्व की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाने की घटना पर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि नीतीश कुमार एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम में उनकी मंशा को गलत तरीके से साबित करने की कोशिश की जा रही है। आजकल अखिलेश जी अहीर रेजिमेंट की आर्मी में मांग कर रहे हैं सर, क्या आर्मी भी जातिवाद से ग्रसित है? आर्मी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही है। वाद से मुक्त रही है आज तक आर्मी और आज भी आगे भी रहेगी। इस तरीके से जातियों में बांटना आर्मी के, मैंने कहा ना, उसकी शुचिता और उसकी पवित्रता ये दोनों बनी रहे और हर देश के नागरिक को अधिकार है आर्मी में जाके देश की सेवा करने का। उसके लिए क्या जाति, क्या धर्म, क्या मजहब। तो हिंदुस्तान की आर्मी में सिर्फ भारतीय सैनिक, सिर्फ हिंदुस्तानी और भारतीय बन के लोग शामिल हो, ये हमारे लिए ज्यादा फख्र की बात है। अग्निवीर का मजाक उड़ाने वाले और इसकी आलोचना करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा है कि अग्निवीरों के लिए देश की न जाने कितनी प्रकार की नौकरियां उनका इंतजार कर रही हैं और वो जो उन्होंने 4 साल ट्रेनिंग करके बिताया है वो इन नौकरियों में उनके लिए 50% का रिजर्वेशन मुझको लगता है कि सबसे बड़ी उनके लिए तोहफे के रूप में है। और इसके अलावा भी आने वाले भविष्य में सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारों ने जो वायदा किया है कि अग्निवीरों का
सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा इस तरह की भर्तियों में, ये बहुत ही शुभ संकेत है। देखिए, एसआईआर का निर्णय इस देश की एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग का फैसला है और संजय सिंह जी हो चाहे देश में तमाम लोग इसके जो आलोचना कर रहे हैं, उन लोग को पता नहीं कि समय समय पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 2003 में एसआईआर हुआ था, पुरानी वोटर लिस्ट जिसको संशोधित किया गया होगा, जिसको फिर से परिवर्तित और परिवर्धित किया होगा, वर्तमान में भी फिर से एक बार परिवर्तन की, परिवर्धन की और उसके कहते हैं ना कि उसको और पारदर्शिता के साथ काम करके उसको बड़ी ही ईमानदारी से एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाने का जो सोच है सरकार की, अपने निर्वाचन आयोग की, उसके जैसे आपने देखा कि 2003 से 25 तक न जाने कितने लोग की डेथ हो चुकी होगी, न जाने कितने लोग शहर छोड़ के दूसरे शहरों में चले होंगे, न जाने कितने लोग गांव से शहर चले गए नौकरियों के लिए। तो इस तरह का जो परिवर्तन हुआ है, इस तरह से स्थान का परिवर्तन हो, मृत्यु हुई हो और जो गलत तरीके से कोई वोटर बना, देखिए एक व्यक्ति का 3 जगह अगर नाम है तो कहीं न कहीं से जो पारदर्शिता है उस पे ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज जो वोटर लिस्ट बनेगी कि एक व्यक्ति का इस देश में एक ही वोटर लिस्ट में नाम होगा, न जाने कितने नाम कट रहे। लोगों ने गांव में भी रखा था, शहर में पढ़ने गए वहां भी रख लिया, जिस शहर में वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं वहां भी नाम डाल लिया। अब व्यक्ति को, पूरे देश के लोगों को इस बात को एहसास हो गया कि एक ही वोटर लिस्ट में नाम होगा, चाहे गांव रहे, चाहे शहर रहे, चाहे कहीं भी। तो मन का वो भ्रम निकल गया, सबको पता हो गया कि वोटर लिस्ट का नाम बार बार रखना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजों से जो वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं, वो जो गलत नाम है वही कट रहे हैं। कोई ऐसा विषय देश में विपक्षी पार्टियां सियासत के लिए नहीं छोड़ती। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जो घटनाक्रम है उसमें उनकी मंशा को इस तरीके से, गलत तरीके से साबित करने का जो प्रयास हो रहा है बहुत निंदनीय है। और मैंने कहा कि इस देश में विपक्ष को मुद्दों की सदैव तलाश रहती है और हर विषय पर उनको नकारात्मकता के साथ उस विषय को वो परिभाषित करते हैं और प्रचारित करते हैं। जिस तरीके से सार्वजनिक प्लेस में किया गया, जानकारी ये मिली कि जिस महिला का इलाज था वो नौकरी करना छोड़ा। पता नहीं, हम लोग को बहुत जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन उसको अनावश्यक रूप से तूल नहीं देना चाहिए। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के आम गांव और साथ ही लखनपुर गांव के बीच के बबलू के कोल्हू के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान कावेंद्र उर्फ नन्नू 13 वर्षीय और साथ ही सरनाम सिंह और साथ ही राजेश 18 वर्षीय सरनाम सिंह निवासी बारीखेड़ा उर्फ सिताब नगर के रूप में हुई है और साथ ही अज्ञात ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बाइक सवारों को 108 एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 युवकों का चेकअप कर उनको मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया, जबकि घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा कि भूपेंद्र का प्लाट HP स्कूल के पास पीछे बना है और वहीं पर वो अपने गांव बारीखेड़ा उर्फ सिताब नगर में अपना खाना लेकर अपने प्लॉट पर जा रहे थे। राजेश और कावेंद्र अपने पिता सरनाम सिंह को खाना देने आ रहे थे। अमा गांव के वकील साहब लोकपाल की चाय की फैक्ट्री भी बन रही है और साथ ही वहां पर वकील साहब लोकपाल की चाय की फैक्ट्री साई वाली तकिया के पास बना है। उसी फैक्ट्री में सरनाम सिंह मजदूरी करते हैं। मृतक राजेश और कावेंद्र 4 भाई और 2 बहनों में, जिसमें एक बहन की शादी हो चुकी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां यातायात विभाग ने चलाया विशेष रिफ्लेक्टिव अभियान। बाइक, कार, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों पर लगवाया गया रिफ्लेक्टर। दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात सुरक्षा को उद्देश्य से लगाए गए ये सभी रिफ्लेक्टर SP दीपक भूकर के नेतृत्व में TI और साथ ही प्रदीप सिंह ने चलाया अभियान। ओवर स्पीड न करने व सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने के लिए किया गया जागरूक। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डीएम आवास के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से परिजन नाराज। डीएम आवास पर ADM ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। नाले में बेहोशी की हालत में लहूलुहान मिला था युवक। और प्रयागराज में इलाज के दौरान दिनेश वर्मा की गई थी जान। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। लीलापुर थाना के सरायताल गाँव के पहुंचे डीएम अरावल।
शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से हो रहा अवैध खनन माफिया बेखौफ, प्रशासन मौन। तस्वीरें खुटार क्षेत्र से है, जहां खुलेआम धरती का सीना चीरा जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें शाहजहांपुर जनपद के खुटार क्षेत्र की है और आपको बता दें, चल दहा पुल के समीप दिन के उजाले में जेसीबी मशीनों और डंपरों की मदद से अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा। हालात ये है कि दिन की ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी खनन माफिया सक्रिय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेसीबी से मिट्टी और खनिज भरकर डंपर तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं और भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल लोगों की आंखों में और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही। राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन के कारण अब तक कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान भी जा चुकी। बावजूद इसके जिला खनन विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल ये भी है कि जब दिन दहाड़े अवैध खनन चल रहा है तो प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ रही? खनन माफियाओं पर कब कैसे लगेगी लगाम? महोबा में रविवार शाम रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ आपको बता दें, सरे श्याम सगे भतीजे ने अपनी ही चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस निर्मम हत्या में गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में हैं। महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरेरा गांव में रिश्तों का कत्ल की वारदात में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जहाँ रहने वाला गुलाब सिंह परिहार की उनके भतीजे ने गोली मार दी थी और मृतक के पुत्र शिवम सिंह परिहार और पुत्र ज्योति सिंह परिहार ने बताया कि शाम के समय उनके सगे चाचा वीरेंद्र सिंह खेत के बटाईदार देवदीन पापा से मिलने उनके घर आए थे। इस दौरान आपसी बातचीत हुई। इसके लगभग 1 घंटे बाद गुलाब सिंह खेत की ओर गए, जहां पहले से मौजूद उनके भतीजे मोनू सिंह ने उन्हें गोली मार दी। शिवम ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को साजिश के तहत बुलाया गया, वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि मोनू सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उसने बेधड़क होकर गोली चलाई है। गोली लगने के बाद गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ ही देर में चाचा का फोन आया कि जल्दी आओ, तुम्हारे पिता को गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में गुलाब सिंह को जिला अस्पताल लेकर गई है, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर शिशुपाल ने बताया कि पुलिस जब उनके घर लेकर आई है तब गुलाब सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है और इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी वृद्ध की ट्यूबवेल में उसके भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, साक्ष्य संकलन किया गया, ग्रामीणों से पूछताछ की गई। बहरहाल सरे शाम हुई इस वारदात से गुरेरा गांव में भय का माहौल व्याप्त है और लोगों में तरह तरह की चर्चा है। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुगौरा गांव में आज एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आया है उसके अनुसार मृतक गुलाब सिंह के भतीजे मोनू सिंह ने यह घटना कारित की है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 30 से 32 वर्ष पूर्व आरोपी के पिता की हत्या करने का आरोप मृतक पर लगा था और इसी कारण से मोनू सिंह ने अपने साथियों के साथ ये घटना कारित की है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस द्वारा गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति को लाया गया, जिसको मेडिकल परीक्षण के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। गन शॉट का मामला है, फिजिकल अरेस्ट वाला। और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फर्जरी में हम लोगों ने अभी फर्जर करवा दिया है। क्या पता चला, क्या इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा खास हमें पता नहीं। फिजिकल अरेस्ट वाला है, आपसी रंजिश जो भी रही हो। ठीक, फिलहाल कुछ नहीं, डैडी ट्यूबवेल गए थे, वहाँ पे हमारे चाचा का बेटा था मोनू सिंह और हमारे सगे चाचा आए थे यहाँ पे हम घर से बुलाने हमारे डैडी को, और गांव ले जाके गोली मार दी है। बहाने से ले गए थे उनको ट्यूबवेल, वहीं जाके एक सीने में और छाती में गोली मारी। क्या लगता बेटा, क्यों गोली मारी, क्या बीमारी? अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्यों मारी, हमें भी कैसे जानकारी मिल पाई? वो पहले भी एक बार ट्राई कर चुका था प्रयास करने, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। अगले साल भी उसने और ऐसे ही धमकी देता रहता था।
मोनू। आपके पिताजी? डैडी खेती बाड़ी करते थे। कुछ लगता है आपको कोई कारण हो सकता है, कोई जमीनी विवाद या कहीं कुछ ऐसा? नहीं, अभी उसके साथ कोई जमीनी विवाद नहीं था। वो और भी केस में फरारी था, चोरी वोरी के मतलब, और भी उसके पास FIR दर्ज है कबरई में उसके खिलाफ। हिस्ट्री सीटर है वो पुराना। क्या चाहते भैया पूरे इस मामले में? कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए वो पर, जल्दी से जल्दी न्याय। घटना हुई है, किन लोगों ने क्या किया है? सर मेरे घर में बीरेन्द्र सिंह और मेरे चाचा बीरेन्द्र सिंह और देवी दीन है, मेरे भटैया है, वो आए थे शाम को कुछ 4 बजे, और फिर वो उसके बाद मेरे पापा 1 घंटे बाद गए हैं गांव जाने के बाद मेरे पास 7 बजे फ़ोन आया मेरी अर्चना चाची का कि पापा को गोली लग गई है, मोनू ने गोली मार दी है, और बीरेन्द्र भी साथ में ही थे उनके। क्या लगता है आपको, क्यों, किसने गोली मारी, क्यों मारी, क्या? सर मुझे नहीं पता। कोई विवाद है क्या? विवाद तो कोई आइडिया नहीं है। हाँ होगा विवाद। मोनू चाचा का लड़का है, और जो बीरेन्द्र सिंह है वो चाचा थे। क्या उनके पास लाइसेंसी बंदूक है या कुछ? सर पता नहीं मुझे। क्या मांग करती हो प्रशासन से, शासन से? छोड़ना नहीं उनको, दोनों को छोड़ना नहीं है, जिसने भी गोली मारी है। क्या नाम था आपका? गुलाब सिंह परिहार। खबर वाराणसी से है, जहां रविवार को दांदूपुर और साथ ही चांदमारी शिवपुर क्षेत्र में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आयोजन के आयोजक व स्वागतकर्ता हिंदू सम्मेलन के महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू रहे, जिनके नेतृत्व में अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया, और मुख्य अतिथि स्वामी नारद जी महाराज ने हिंदू एकता और संस्कारों पर प्रकाश डाला, जबकि मुख्य वक्ता स्वांत रंजन जी ने समाज को संगठित रहने का आह्वान किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में आलोक सिन्हा, प्रशांत सिंह, सन्नी सिंह, आलोक सिंह, प्रतीक सिंह और साथ ही उत्कर्ष पांडे, दीपू आजाद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सर्वेश सिंह सोनू ने हिंदू समाज में एकजुट होकर सनातन संस्कृति की रक्षा करने की अपील की। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हमें एकता के सूत्र में बांधने का सूत्र मिलता है, और यही तो हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रों ने बताया है कि कण कण में व्याप्त एक मात्र ईश्वर ही पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है। इसलिए जो हृदय से ईश्वर की उपासना करते हैं वो सभी हिंदू हैं, और हम इस तरह के सम्मेलन में सम्मिलित हों और सबको, मानव को एकता के सूत्र में बांधें, और हमारे जो पूर्वजों का संदेश है, शास्त्रों का संदेश है, उसे जन जन तक पहुंचाएं, और यही सबसे बड़ा प्रेरणा है। और हमारी जो हिंदू संघ RSS ये संस्था है, ये इस प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को कायम रखने में सबसे बड़ा इनका योगदान है, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की प्रासंगिकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे सम्मेलन होते रहे? ऐसे कार्यक्रम सम्मेलन होते रहना चाहिए, इससे जनमानस में लोगों को अच्छा संदेश मिलता है, और हमारे जो पूर्वज महापुरुषों ने जो हमें उपदेश दिया है उनका प्रसारण होते रहना चाहिए। जो गीता मानव मात्र का तर्क धर्मशास्त्र है, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता। जो यथार्थ गीता सभी जाति, संप्रदाय, मतांतर, मजहब मुक्त है,
सबको एक समान कल्याण का उपदेश प्रदान करती है गीता कि मनुष्य एक इकाई है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो जीव है विशुद्ध सनातन अंश है, और यह भावना लोगों में आते ही जितना भी आतंकवाद है, संप्रदाय है, मतांतर है, ऊंच नीच छुआछूत, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा और सब उस प्रभु के पुत्र हैं, संतान हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार कोई जातियां है ही नहीं, केवल मनुष्य की दो जातियां बताई गई है, दैवी और आसुरी। यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो हम दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम तमाम तरह की बुराइयों को रात दिन अपने अंदर भर रहे हैं, जो कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है, इसलिए इन सब से बचने का मार्ग हमें ऐसे संत महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है गीता। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया कि इति गुह्यतमं शास्त्र मिद मुक्त मया नघ। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस गोपनीय शास्त्र को मैंने तेरे प्रति कहा है और इसको सुनकर तुम कृतकृत्य हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश है, यही उपदेश है कि एक ईश्वर ही पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है और उसके स्रोत हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष। वे ही हमारे समाज का भली प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों की शरणागति सबको अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बोलो गुरुदेव। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों के निशाने पर है। आपको बता दें, आगरा मुरादाबाद हाईवे से सटे कस्बा धनारी में बीती रात अज्ञात चोरों ने दरोगा जी धर्मकांटा में पिछली दीवार में बड़ा नकब लगाकर लाखों रुपए की चोरी का अंजाम दिया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले 2 बार दीवार और बाद में जंगले में नकब लगाने की कोशिश की गई है और साथ ही लेकिन नाकाम रही। तीसरी बार पीछे की दीवार में बड़ा नकब लगाकर चोर अंदर घुसे और इन्वर्टर, बैटरा, नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब धर्मकांटा स्वामी सत्येंद्र जैन रोज की तरह ताला खोलने पहुंचे तो दीवार में नकब और अंदर बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने तुरंत थाना धनारी पुलिस को सूचना दी। लिखित तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी चोरी की वारदात थाना धनारी से चंद कदमों की दूरी पर हुई थी और यही वजह है अब पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 6 महीने से धनारी थाना क्षेत्र के अर्थल, रुस्तमपुर और साथ ही पीपलवाड़ा, भिरावटी, दिनोरा, कृतिया और साथ ही भकरौली, बहीपुर सहित कई गांव में 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है यदि थाने के पास भी मकान सुरक्षित नहीं है तो जनता खुद को कैसे सुरक्षित माने। भैया क्या नाम है आपका? भारत से। ये कौन सा गांव है? आर्थल। ये जो चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ है आपके घर से? इसमें कुछ फूल पीतल के बर्तन हैं, स्टील के भी हैं, कुछ जेवरात में एक कुंडल है, एक जोड़ी, एक चैन है गले की चांदी की, और कपड़े हैं नए पुराने सब, इतना सामान। अच्छा, कुछ सिक्के वगैरह भी बात आ रही? चांदी के सिक्के भी थे 5। लगभग अगर माना जाए तो कितना नुकसान आपका हुआ है इसमें? 1 लाख को तो होगा। 1 लाख रुपए। आप कहाँ रहते हो? इस नोएडा रहते हैं। नोएडा में क्या करते हैं? काम करते हैं, मिस्त्री का ठेका लेकर। हाँ,
तो ये जो चोरी हुई थी उस समय आपके परिवार में कोई था नहीं घर पे, क्या हुआ? पिताजी सो रहे थे हमारे अंदर। हाँ। अब वो दूसरे कमरे में थे, चोरी दूसरे कमरे में। तो क्या कुछ खटपटाहट या कुछ देख रेख की हो किसी ने? कितने? तो उन्हीं को मालूम होगी, यहाँ जो रहने वाले हैं उन्हीं को मालूम। मैं तो अभी आया हूँ नोएडा से। पुलिस आई थी क्या यहाँ? अब पुलिस आई, मेरे आने से पहले आई है पुलिस। अच्छा। तो पिताजी थे यहाँ। अच्छा, क्या कह रही थी पुलिस? मेरे सामने कोई बात ना हुई पुलिस की। मुझसे तो न कह रहे तुम आ जाओ, फ़ोन करो दरोगा जी ने, सुनील भाटी जी ने, तो कह तुम आ जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना। इतनी बात हुई है। भैया क्या नाम है आपका? डालचंद। कहाँ के रहने वाले हो? पीपर वाला जी। आज थाना धनारी में प्रार्थना पत्र देने आए हो, क्या है मामला? चोरी हो गई मेरे घर पर। कहाँ पर? रात पीपर वाला। अच्छा, क्या क्या गया है? 3 सिलेंडर, पीतल की परात, पीतल की पतीली, 2 लर चांदी की, 1 चांदी की पजेब एक जोड़ी, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने की तविजिया है और 1 बैटरा है और 150 LED लाइटें हैं, कुछ कपड़े हैं। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, 150 लाइटें आपके घर में कहाँ क्या कर रही मैं थी? वो शादियों में लाइटें लगाता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो ब्याह शादियों में? हाँ जी। तो आपने मौके से पुलिस को फ़ोन किया? पुलिस को फ़ोन करा था मैंने 112 पे। पुलिस मुआयना करके आई है। मैंने उन्हें भी बताई थी। मेरे साथ दूसरी बार ये मेरे घर पर कांड हुआ, दूसरी बार चोरी हुई है। पहले भी कोई सुनाई नहीं करी और मैं फिर भी आया हूँ, देखो क्या होता है। अभी थाने सूचना दी आपने? अब लेके जा रहा हूँ। जब मैंने फ़ोन करा था 112 को, पुलिस वालों को फ़ोन गया था तो वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे हल्के के दरोगा के पास ही मैं बैठा था जब आपका फ़ोन मेरे पास। क्या आपको थाने धनारी की पुलिस पहुंची? नहीं, धनारी की नहीं। आपके घर? 100 नंबर वाले के मोटरसाइकिल वाले गए थे। धनारी थाना पुलिस नहीं पहुंची अभी तक? अच्छा, तो अब से कितने दिन पहले हुई थी पहली चोरी? ऐसी करीब मान के चलो 8 महीने लगभग हो गए। 8 महीने पहले? कोई कार्रवाई हुई उसमें? इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई 8 महीने में? मुकदमा भी नहीं लिखा गया? कुछ नहीं लिखा गया। नाम है अंकल जी आपका? सतेंद्र। ये कौन सी जगह है? ये धनारी। अच्छा, आज जो धर्म कांटे पे चोरी हुई है, क्या क्या चोर लेके गए हैं यहाँ से आपके? इन्वर्टर ले गए, बैटरा ले गए, 5000 रुपये है, लोई, 1 चद्दर। बस। आप कहाँ थे उस समय? मैं गांव चला जाता हूँ रात को। अच्छा अच्छा। रात की दुकानदारी नहीं है इसलिए रात को काम चला जाता है। जो चोर इसमें आपके धर्म कांटे में जो घुसे हैं, इन्वर्टर बैटरा वगैरह लेके गए हैं, किस रास्ते से आए थे, किस कैसे? ये नल के पीछे, नल के बराबर से रास्ता नीचे को उतरे हैं, पीछे जाके लगाया है, नकाब लगाया। हाँ, उसके बाद हमारा वहाँ निशानी रखी हुई थी हमारी। अच्छा, देखा जा रहा है 1-2 जगह और उन्होंने प्रयास किए कोमल लगाने का, नकाब लगाने का। हाँ, बताते हैं ड्रॉली में भी हुआ है और पीपर वाले में भी हुआ है। जैसे कि लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पुलिस की लापरवाही है, क्या है कि पुलिस या गश्त करने नहीं आती है? तो क्या नाम है आपका? मेरे मोहन नाम है साहब। कौन से गांव के हो? हाथ रखे। क्या हुआ है आपके साथ? चोरी भैया साहब। क्या क्या गया आपका? पीतल को बासन 1 नायरो साहब, चम्मच हाँ, 1 नायरे। हाँ। और क्या था? और कपड़ा गुजरा सब गए साहब। और साहब 1.5 लाख रुपया। अच्छा, 1.5 लाख रुपए घर में ही रखे थे? घर में बैग में धरे साहब। अच्छा, तो क्या आप कहाँ थे उस समय? हम घर ही, ये मुताबिक सो रहे, घर ही। तो आपको आवाज़ वगैरह नहीं आई थी? नहीं आई। फिर क्या आपने कोई खटपट वगैरह भी नहीं सुनी? सुनते तो जगते सुनी। हाँ। कितनी दूरी पे सो रहे थे आप? पास में सो रहे हैं ये। तब भी आपको आवाज़ नहीं आई? नहीं आई। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान बहुत 3 लाख रुपया वो लगता था। अच्छा अच्छा, इनके बर्तनों के अलावा, नकदी के अलावा और भी कुछ चीज़ थी क्या? हाँ, चीज़ें चांदी की। अच्छा। खड़ुआ है, हथुलिया है और लच्छो गुच्छा। भागलपुर के कई थानों में नाम
नामजद पेशेवर अपराधी को रंगदारी मामले में सबौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 2 कट्टा कारतूस सहित एक मोबाइल भी बरामद किया गया। आपको बता दें, भागलपुर सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ततापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कोचिंग संचालक अरुण कुमार से गिरफ्तार अपराधी विक्की राजपाल द्वारा पूर्व से ही जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांगी जा रही थी। नहीं देने पर उनके सहयोगी सोनू मंडल द्वारा संचालक के काउंटर से 50,000 रुपए लूट लिया। वहीं कोचिंग संचालक को और पैसे खाते में भेजने को कहा। भय के कारण संचालक अरुण कुमार ने 30,000 उनके खाते में भेज दिए। इसके बावजूद भी फिर से कोचिंग संचालक से 5 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं लगातार अपराधियों की दबिश के कारण संचालक ने ततापुर थाने में शिकायत की। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक पुलिस टीम गठित कर और पुलिस हरकत में आकर अपराधी विक्की राजपाल को सबौर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति विक्की राजपाल उर्द बाजार का एक पेशेवर अपराधी है, जो कई मामलों में ततापुर, ईशाचक और साथ ही जोगसर थाने में नामजद आरोपी है। इनका नाम है अरुण कुमार जी। इनके साथ पहले से रंगदारी मांगने की घटना की जा रही थी, परंतु डर के मारे वो थाने पर सूचना नहीं दे पा रहे थे। इनसे पहले भी पूर्व में भी 1 लाख रुपए लिए जा चुके थे। दिनांक 16 तारीख को इनकी कोचिंग में घुसकर जो अभियुक्त विक्की कुमार राजपाल, उसने 5 लाख रुपए की और रंगदारी की मांग करी और उसमें एक हथियार भी लेकर गया था साथ में। जिसके पश्चात उनको विश्वास में लेकर जब वो थाने पर आए, सूचना दी, FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होते, विश्वास में लेकर उनसे प्राथमिकी दर्ज करवाई गई 171-25 ततापुर थाना क्षेत्र। इसके पश्चात एक छापामारी दल का गठन किया गया। उसे लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। जो अभियुक्त था उसकी पहचान हो गई थी, उसका आपराधिक इतिहास भी हम लोग को ज्ञात हो गया था कि पहले भी आर्म्स एक्ट केसेस में जा चुका था। तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसके पश्चात कल इसको सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए, एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके पास से मोबाइल भी मिला है, जिससे कुछ जानकारी हम लोग आगे भी प्राप्त हुई है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसका 2004 में केस दर्ज है चोरी और बरामदगी का। 2014 में 145-14, 79-15 आर्म्स एक्ट केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा 318-15 और 73-21 ये भी आर्म्स एक्ट और लूट का केस दर्ज था। तो उसका और इसके पश्चात जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसके संबंध में भी एक अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त से आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और भी कौन लोग शामिल थे। तो अभी पैसे की बरामद नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग इसमें आगे काम करते रहेंगे। कितने थाने में सर दर्ज है इसका? ईशाचक थाना है, ततारपुर है, जोगसर है, 3 थाना क्षेत्र का तो जानकारी मिला है, प्राप्त हुआ है। क्या मांग रहा था रंगदारी से? रंगदारी में 5 लाख रुपया मांग रहा था। 1 लाख रुपये पहले ले चुका था, लगभग 1 महीने पहले। 50,000 रुपये ऑनलाइन भी लिया है, अकाउंट में पड़वाया है, तो उसका भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। 50,000 रुपये कैश में लिए गए थे और इधर 5 लाख रुपये और मांग रहा था। इसके अलावा कोई कारोबार है क्या? मांग क्यों रहा था? नहीं, केवल इसी से इसका घर चलता है। यही पैसे मांगता है, रंगदारी करता है और इसने जो पूछताछ के क्रम में सारी बातों को एक्सेप्ट भी किया है और निशानदेही पे जो आर्म्स बरामद हुए वो भी बरामद हुए। पेशेवर ढंग से सर काम करता था ये? हाँ, पेशेवर ढंग से काम करता था। और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि और किससे रंगदारी की मांग की है। कई बार लोग सामने नहीं आता है डर के मारे और FIR दर्ज नहीं कराता है, तो इस संबंध में भी हम लोग ने पूछताछ करी है। ये फरारी नहीं था सर क्या? नहीं, अभी वर्तमान में फरारी नहीं था। सारे केसेस में बेल्ड आउट है या तो जेल में सजा काट चुका है। नाम क्या है? कहाँ का? विक्की राजपाल गेंदू बाजार का ही भागलपुर का रहने वाला है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व प्रदेशाध्यक्ष BSP से निष्कासित हो गए हैं। BSP सुप्रीमो मायावती का पुतला फूकना और सोशल मीडिया पर पार्टी के विरोध में टिप्पणी पड़ी भारी। BSP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चौधरी शिषपाल सिंह पर चली है निष्कासन की तलवार। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।